अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम सेकेंडरी रिसर्च में सबसे पहला मेथड जो कि कंपैरेटिव ऑडिट या कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों के नाम से मशहूर है उसको करेंगे। इसका मकसद ये है कि हमें ये समझ में आए कि हमारे कंपैरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं और इसमें हमारा मेन फोकस ये होगा कि यूज़र्स किस चीज़ से अकस्टम्ड हैं, वो किस तरह की वेबसाइट से होते हुए आ रहे हैं। क्योंकि जब हमने डिज़ाइन करनी होगी तो हमने वो सारे कस्टम्स को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि एक यूज़र अगर किसी चीज़ का आदी हो उसके लिए उसके फ्लिप पे जाना बहुत मुश्किल होता है। मसलन अगर आपने कहीं थ्री डॉट मेन्यू देखा हो जो अक्सर वेबसाइट्स में होता है, उसको क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन हमेशा नीचे को खुलता है। अगर आप क्लिक करने पर ऊपर को खोल दोगे तो बेशक आपने चीज़ डिफरेंट तो की है, लेकिन यूज़र एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो याद रखना, इनोवेशन हमने वहाँ करनी है जहाँ फ़ायदा हो, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ इनोवेशन नहीं करनी। अब हम सबसे पहले कंपेटिटिव ऑडिट या एनालिसिस को डिफाइन करते हैं। कंपेटिटिव ऑडिट का मकसद ये होता है कि हम ये समझें कि हमारे कंपेटिटर्स काम कैसे कर रहे हैं। सिंपल। इसका मकसद ये नहीं होता कि हम उनकी वेबसाइट को देखें कि वो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। मकसद सिर्फ ये है कि हम ये समझें कि उनका बिजनेस मॉडल कैसे है, वो यूज़र को पहले किस स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर उनका पूरा चेकआउट कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, किस सीक्वेंस में आते हैं, वगैरह वगैरह। हत्ता कि इसमें ये भी मैटर करता है, अगर वो ई-कॉमर्स है, तो वो यूज़र से एड्रेस कब ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कभी ऑनलाइन कपड़े लोगे, तो आपसे वो एड्रेस एंड में जाकर लेंगे। लेकिन अगर आप फूड पांडा पे ऑर्डर प्लेस करोगे, वो आपसे एड्रेस बिल्कुल शुरू में लेंगे। क्योंकि कपड़े लेते वक़्त ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हो, आप जोहर टाउन में हो या आप बाबरा टाउन में हो या आप डीएचए में हो। अलबत्ता फूड पांडा के वक़्त क्योंकि आपका एक सर्टेन रेडियस के अंदर रेस्टोरेंट होना ज़रूरी है, वहाँ पर लोकेशन मैटर करती है और उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो और कहाँ से नहीं कर सकते। इसलिए एड्रेस पहले है। कंपैरेटिव ऑडिट करते वक़्त हम अपने कंपैरेटर्स के पैटर्न्स देखते हैं, उनके डिसीजंस देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स देखते हैं और हम उनके गैप्स भी देखते हैं कि वो कहाँ पे कमी है उनके अंदर, ताकि वो कमी हम बाद में जाकर पूरी कर सकें। इसको करने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। एज़ अ डिज़ाइनर मुझे ये समझ होनी चाहिए कि मेरी मार्केट के कॉमन ट्रेंड्स क्या हैं और मुझे ये भी समझ होनी चाहिए कि हमारे यूज़र किस चीज़ से आदी हैं। अगर वो उस चीज़ के आदी हैं और सारे वही कर रहे हैं, तो मेरे पास उससे अगर चेंज मैंने करना है, तो बहुत सॉलिड कोई रीज़न होनी चाहिए और जो मेरा प्रोसेस है वो उससे आसान होना चाहिए, ना कि सिर्फ़ डिफरेंट होना चाहिए। याद रखना, इनोवेशन हम तब करते हैं जहाँ पर फ़ायदा हो, चीज़ आसान हो। अगर चीज़ आसान नहीं हो रही, यूज़र को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसे हम इनोवेशन नहीं कहेंगे। और हम इसलिए भी करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो कोई और ऑलरेडी कर चुका हो। और एक और वजह ये भी है कि हम वही सेम प्रॉब्लम जो कोई और सॉल्व कर चुका है या कर रहा है, उसको हम भी रेप्लिकेट ना कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी पूरी मेहनत करें, प्राइमरी रिसर्च करें, यूज़र्स को बुलाएँ, इंटरव्यूज़ करें, डिज़ाइन टीम हायर करें, एंड में पता लगे कि वो प्रॉब्लम तो एक और बंदा ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। तो बजाय ये कि हम भी वो सारी एफ़र्ट करें, हम कंपैरेटर एनालिसिस से उसकी एफ़र्ट से सीख सकते हैं और हम फिर उससे मज़ीद आगे जा सकते हैं, ताकि हम उससे भी आगे चीज़ों को इम्प्रूव करें। ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक डिज़ाइनर कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। फिर इसके बाद आता है कि आपने एनालिसिस करना किस चीज़ का है। जब आपने कंपैरेटर की वेबसाइट देखनी है, तो क्या आपने उसका यूआई देखना है? क्या आपने उनकी मार्केटिंग देखनी है? क्या आपने उनकी ब्रांडिंग देखनी है? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले उनके प्रोडक्ट कंपैरिज़न करना है कि वो कौन-कौन से फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और उनमें से कौन-सा फीचर किस लेवल का कौन-सा कंपैरेटर प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम फीचर सारे प्रोवाइड कर रहे हों, लेकिन एक का बहुत अच्छा हो, एक का थोड़ा ओके हो और एक का थोड़ा हल्का हो। फिर दूसरी चीज़, उनका फ़्लो क्या है? वो यूज़र को किस जर्नी से लेकर चलते हैं? यूज़र पहले कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, एंड में क्या होता है? यूज़र अपना फ़्लो जब कंप्लीट कर ले, यानी वो ऑर्डर प्लेस कर दे, उसके बाद वो क्या करते हैं? वगैरह, वगैरह। और फिर ये भी ज़रूरी है कि उनकी इन्फॉर्मेशन हायरार्की क्या है? यानी अपनी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पर वो किस चीज़ को रखते हैं? जो सबसे उनका मेन जगह है, वहाँ पर वो क्या चीज़ हाइलाइट कर रहे हैं? इससे हमें ये समझ में आती है कि यूज़र्स आदी किस चीज़ के हैं।
यूज़र्स को चाहिए क्या, और फिर हम ये भी देखते हैं कि उनके ट्रस्ट सिग्नल्स क्या हैं। ट्रस्ट सिग्नल से मुराद ये है कि वो कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिनके थ्रू वो अपने यूज़र्स के अंदर ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं। वो कौन से ऐसे यूआई के एलिमेंट्स हैं, मसलन टेस्टिमनीज़ हो सकती हैं, रिव्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और फिर हमने ये भी देखना है कि उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो अपनी वर्डिंग किस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ से आती है, प्रोडक्ट के नेम्स कैसे हैं, क्या वो ऐसे हैं जो यूज़र्स आराम से समझ रहे हैं या नहीं। और फिर आखिरी चीज़, उनका चेकआउट एक्सपीरियंस कैसा है। जब यूज़र चेकआउट कर रहा होता है, वो क्या फ़ील करता है, उसको मसले आते हैं, नहीं आते, वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिहाज से बना है या नहीं बना, क्या वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, क्या वहाँ पे जैज़ कैश, ईज़ी पैसा वगैरह है या नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने एनालाइज़ करनी होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो विद टाइम आपको सीख कर सीनियर डिज़ाइनर से, यूट्यूब से, मेंटोर से ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अलबत्ता कुछ गलतियाँ हैं जो कि हमसे अक्सर होती हैं। इसमें नंबर 1, हम वेबसाइट खोलते ही उनके यूआई कंपोनेंट्स देखना शुरू कर देते हैं। यार इनका बटन कितना अच्छा है, इनकी ये चीज़ कितनी अच्छी है, इनका वो कितना अच्छा है। हाँ, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो अभी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि याद रखें अभी हम उनको एज़ अ प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। जब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, तब ये वाली रिसर्च काम आएगी। नंबर 2, कि अक्सर कंपैरेटर्स बहुत सारे होते हैं। उनमें से कुछ की वेबसाइट अच्छी होती है, कुछ की अच्छी नहीं होती। हम एज़ अ कंपैरेटर जब चूज़ करना है, तो जिनकी अच्छी है उनको चूज़ कर लेते हैं और जिनकी नहीं अच्छी उनको छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारी दफ़ा बड़ी-बड़ी कंपैरेटर्स अपनी वेबसाइट तो अच्छी नहीं करते, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। यानी वो दिखने में हो सकता है इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उनके एक्सपीरियंस में एक जायका होता है। उस जायके से हम महरूम रह जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ़ वो वेबसाइट्स उठाई जो दिखने में प्यारी थी। तो ये दूसरी गलती है। फिर तीसरी गलती कि हम कॉन्टेक्स्ट और कंस्ट्रेंट्स को नहीं समझते। मसलन एक वेबसाइट है जैसे प्राइस ओए है। प्राइस ओए की वेबसाइट अगर आप विजुअली देखो तो शायद बहुत ऑसम ना हो, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, आप कोई चीज़ खरीदते हो, आपको पैकेजिंग वीडियो भेजते हैं और वो पूरी जर्नी आपको ट्रैक करवाते हैं। वो एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। वो एक्सपीरियंस स्टडी करना ज़रूरी है, जो कि हमारे इस गेमिंग स्टोर में भी काम आएगा। और फिर आखिरी, ये समझना कि प्रोडक्ट के जो कंपैरेटर्स हैं हमारे, वो सारे ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कोई कंपैरेटर कोई बहुत बड़ा फीचर लेकर आए और आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन यूज़र्स को वो नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस प्रोडक्ट में जो फीचर्स हैं, उसमें कौन-कौन सा कंपैरेटर प्रोवाइड कर रहा है, और फिर ये भी देखना है कि क्या वो फीचर मैंने करना भी है या नहीं। हो सकता है फीचर बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके यूज़र को चाहिए ही नहीं। मसलन हो सकता है कोई कंपैरेटर ये ऑफ़र कर रहा हो कि एक एआई है, आप उससे बात करके पूछ सकते हो कि मेरे लिए कौन-सा गेमिंग इक्विपमेंट बेस्ट है। अब सुनने में तो बहुत अच्छा फीचर लग रहा है, लेकिन अमूमी तौर पे जो यूज़र्स आते हैं, उनके माइंड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता है। उनको पता होता है कि मैंने एक्सबॉक्स का कंट्रोलर ही लेना है। आप उनको ये नहीं बता सकते कि आप एक्सबॉक्स की जगह प्लेस्टेशन का कंट्रोलर ले लो, क्योंकि उनके पास जो घर में कंसोल पड़ा है, वो तो एक्सबॉक्स है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो आपके पास आके एक्सबॉक्स ही का कंट्रोलर लेंगे, क्योंकि ये मार्केट इस तरह की है कि आपके यूज़र को अमूमी तौर पे अक्सर पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। तो ये फीचर यहाँ फिट नहीं बैठता। हो सकता है किसी और मार्केट में, किसी और सर्कमस्टांस में ये फीचर बहुत अच्छा हो, लेकिन इसमें अच्छा नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते वक़्त, और जो मिस्टेक्स हमने बताई उनसे बचना भी ज़रूरी है। आगे चलकर हम इसी कंपैरेटिव एनालिसिस को तफ़सील में डिस्कस करेंगे।